दिस इज़ वसी हैदर और ये आज हमारी इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1 की पहली क्लास है। इसमें हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसमें सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होता है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने घंटे का होता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें ज़रूर कवर करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखें इकोनॉमिक्स का जो पूरा नाम है सब्जेक्ट का वो है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसीज। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 3 इकोनॉमिक सिस्टम। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहा जाता है बेसिकली वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो है जिक्र किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो वहां से इस सब्जेक्ट का वजूद होता है, तो इसलिए उनको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आपको रिकमेंड करूंगा मैं कि अगर आप पेंसिल वगैरह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ लिखवाता हूँ। जी, तो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसीज। अच्छा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या आपका रुका हुआ है। ये जरूर बता दीजिएगा मुझे मैसेज में। ये थी हमारे सब्जेक्ट का नाम। मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम 3 hours, क्वेश्चंस 5 out of 10। इसका मतलब यह है कि टोटल 10 सवाल इसमें आते हैं और 5 आपने करने होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पहले सेक्शन की जिसका नाम है सेक्शन ए। सेक्शन ए का नाम है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने नंबर का होता है? द आंसर इज 40 मार्क्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने सवाल करने होते हैं? द आंसर इज 2 out of 4। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसमें से सवाल आ सकता है? जो पहला टॉपिक है हमारा, डेफिनेटली इट इज बेसिकली
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि किस किस ने क्या क्या डेफिनेशन दी, इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हुई, क्या वक्त के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आए। ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है जी। और इसमें हम कंपेयर करते हैं द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई इज अ बिग टॉपिक। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर वन, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिजायर क्या होता है और डिमांड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। और फिर इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम सप्लाई पढ़ेंगे, उसका लॉ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, देन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तमाम चीजें इसमें कवर होती हैं। ये बड़ा ही बुनियादी टॉपिक होता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर आप आगे की चीज़ों को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स का बिहेवियर। कंज्यूमर कौन होता है जी? वो बंदा जो चीज़ों को खरीदने के बाद जो इस्तेमाल करता है ना बंदा, वो होता है कंज्यूमर। द एंड यूजर इज कंज्यूमर। अच्छा, अब इस टॉपिक के दो हिस्से होते हैं। वन इज रिलेटेड टू यूटिलिटी एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो हमें हासिल होता है उसे यूटिलिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, तो खाना यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हमें प्यास लगती है, हमें पानी पीना है, हमें सर्दी लगती है तो हम स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी लगती है पंखे का, एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो हमें फायदा हासिल हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। वो उसकी क्या होती है जी? यूटिलिटी होती है। अच्छा, इसी तरह एक प्रोफेसर हिक्स ने एक अप्रोच दी थी, डिफरेंस कर्व अप्रोच। उसमें कुछ कर्व्स बनती हैं जिससे हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से एक बंदे का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि इनकम की वजह से क्या इफेक्ट आता है, प्राइस की वजह से क्या इफेक्ट आता है, और जो वो जो मुतबादिल चीजें होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल हो सकता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, जो दो सामान एक साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बॉल पेन लिखने के लिए नहीं मिलता है तो इंक पेन मिल जाएगा। ठीक है जी। टी की जगह पर कॉफी इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, इस टॉपिक को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस ये टॉपिक हमेशा अपनी जगह बनाता है 20 मार्क्स के लिए पेपर में। अगर आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 20 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। दैट इज 50% ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं 40 नंबर के लिए करना होता है, जिसमें से 20 नंबर जो है हमारे सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर कवर कर सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट। अच्छा, इसको ए और बी अगर मैं कर दूं साथ में आपके इसी के लिए, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें यूटिलिटी से रिलेटेड और दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस का। Now the next topic is मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं जी? मार्केट कहते हैं बाजार। अच्छा, ये भी कवर करता है वैसे तो इसको भी हाईलाइट ही रहने देते हैं। मार्केट भी एक ऐसा टॉपिक है जो 20 नंबर जरूर कवर करता है। यानी अगर वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि यार बस इतना पढ़ना है कि हमारा पेपर निकल जाए, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा
कि एक कंज्यूमर बिहेवियर और एक मार्केट। ये दो टॉपिक अगर आप पूरे कवर कर लें तो यू कैन इजीली कवर 20 मार्क्स। बिल्कुल आप इजीली 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है जो इसमें पढ़ना होता है? एक तो होता है परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट मार्केट जो है ना उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें आता है नंबर 1 मोनोपोली, दूसरा आता है ड्यूपोली, तीसरा आता है ओलिगोपोली, और चौथा आता है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बस ये है। अब इसमें इक्विलिब्रियम भी आता है, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगर ये तमाम चीजों को भी कवर कर लिया जाए तो ये भी आपका कवर कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं? द नेक्स्ट थिंग इज नंबर 5। नंबर 5 जो हम इसे पढ़ेंगे मार्केट के बाद, लॉ लॉज ऑफ रिटर्न, कानून हासिल, लॉज ऑफ कॉस्ट। देखिए, पढ़ा जाता है नॉलेज के लिए, सही है ना? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो याद उतना करें जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन नॉलेज हासिल करने के लिए जो कुछ आपके सिलेबस में वो आपको जरूर एक बार गो थ्रू करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। लॉ ऑफ रिटर्न है हमारे पास, लॉ ऑफ कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है जी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन में ये तमाम टॉपिक्स आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है जी, हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, बाकी ओवरऑल ये सब आपने पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। अब हम बात जाएंगे सेक्शन बी की तरफ। तकरीबन मुझे 13 साल हो गए इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, और काफ़ी बच्चे आते हैं, मतलब जैसे जिनका रुका हुआ होता है पेपर काफ़ी टाइम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है क्लियर। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ये है कि अगर आपका रुक रहा है पेपर बार बार तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों जो है आपका पेपर रुक रहा है। और जाहिर है कि जब आप कोई मर्ज होता है तो उसका आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। इसी तरह टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको गाइड करेगा यार, आप उसको बताएं डिटेल में कि सर मैं इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो वो आपको गाइड करेगा कि आपके पेपर में इशू क्या आ रहा है और आप किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। भारत मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने नंबर का आता है जी? द आंसर इज अगेन 40 मार्क्स। इसमें कितने सवाल करने होते हैं? द आंसर इज अगेन 2 आउट ऑफ 4। इसमें भी यही कहानी है पूरी माइक्रो वाली, के मैं के 4 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे, 20-20 नंबर का एक सवाल होगा, टोटल 2 सवाल आपने इसमें करने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताना चाहूंगा। पूरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी जो है वो बेस करती है ओनली एंड ओनली individual's behavior. Microeconomics deals with individual behavior of consumer, individual behavior of producer, individual behavior of worker। ठीक है जी, ये सारी बातें आपके मैसेजेस मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसका एंड ऑफ द सेशन आपको जवाब दूंगा, तो कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह आखिरी में हम आपसे बात करेंगे
जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके भी जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये जरा एक बार सिलेबस पूरा बता दो। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज इंडिविजुअली, मैक्रो का मतलब होता है छोटा, एक बंदे की बात, एक इदारे की बात, एक फर्म की बात, ठीक है जी, इंडिविजुअल लेवल पर बात होती है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, टोटल। इसमें पूरे मुल्क की बात की जाती है, आमदनी की बात की जाएगी, पूरे मुल्क की बात की जाएगी, खर्चों की बात की जाएगी तो पूरे मुल्क की बात की जाएगी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट पूरे मुल्क के अंदर कितनी हो रही है, और सेविंग पूरा मुल्क कितनी कर रहा है, ठीक है जी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे मुल्क में, महंगाई का तनासुब, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में पैसे की सप्लाई, पूरे मुल्क का टैक्स का निज़ाम, ठीक है जी। मल्टीप्लायर होता है इसके अंदर के इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और किस रेट से उस इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, देखिए मैंने हाईलाइटेड तो कर दिए कि कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट आपके 20-20 नंबर कवर करेगा, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई बुनियाद, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर कहानी ये है कि नेशनल इनकम इसकी बुनियाद भी है और ये एक परमानेंट सवाल भी है, यानी इसने आना ही आना है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है जी। द फर्स्ट एंड टॉपिक इज नेशनल, कौमी आमदनी, कौम की आमदनी। क्या हम इसमें ये मेजर करते हैं कि हमारा मुल्क में पर हेड आमदनी कितनी है, टोटल आमदनी कितनी होती है, हमारे यहाँ कितनी प्रोडक्शन होती है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितनी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी हमारे मुल्क में कंजम्पशन हो रही है, तमाम चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। इन इनकम को नापने के कई तरीके हैं, ठीक है जी। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, टोटल आउटपुट मेथड है, टोटल प्रोडक्शन मेथड, वो तमाम इसमें हम पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेशन के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें किसी भी कौम की आमदनी में उसको मेजर करने में हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट वी विल फेस व्हाइल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछते हैं कि भाई बता दे जरा आपकी तनख्वाह क्या है, तो क्या कोई बता देता है आसानी से? नहीं, कोई भी नहीं बताता। तो भाई जब कोई एक बंदा, आप डायरेक्ट एक बंदे से पूछ रहे हैं कि तुम अपनी आमदनी बता दो, वो नहीं बताता, तो एक 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसकी कौमी आमदनी आप कैसे मेजर कर सकते हैं सही? आ रही बात समझ में? तो इसके कुछ हमें टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि अगर आप बंदे से पूछेंगे तो ज्यादातर बंदे सैलरी के बदले में जवाब ये देते हैं कि बस दाल रोटी चल रही है, बस अल्लाह का करम है, गुजर रहा है वक्त। वो सही आपको नहीं बताते। तो सही कैसे पता चलेगा? उसके लिए वी विल हैव टू यूज सम इकोनॉमिकल टूल्स, कि जिसके जरिए हम सही राइट इनकम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे दुनिया में मेजर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इतनी आमदनी है, तो लग्जमबर्ग जो है वो $110,000 कमा रहा है, पाकिस्तान में रहने वाला सिर्फ $1,800 अगर एक पर ईयर कमा रहा है, और वहां पर लाखों डॉलर्स कमाए जा रहे हैं एक साल में। तो हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी। बहरहाल अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन। कंजम्पशन, डेफिनेटली कंजम्पशन के बारे में जो भी हम बात करेंगे वो भी इसी तरह से होगी। पूरे मुल्क की हम कंजम्पशन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन ऑफ आवर कंट्री, नंबर वन। एंड नंबर टू, कि हाउ द इनकम एंड कंजम्पशन आर रिलेटेड, ये भी इसके अंदर टॉपिक होता है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो अपने खर्चे बढ़ाता है, जब इनकम कम हो जाती है तो खर्चे भी उसके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भाई एक गरीब आदमी जो है वो मटके का पानी पिएगा, एक अमीर आदमी नेस्ले का पानी पिएगा। एक गरीब आदमी जो है वो पुराने कपड़े पहनेगा, एक अमीर आदमी हर बार कोशिश करेगा नए कपड़े पहनने की। और घर में भी उनके फर्क होता है, रहने सहने में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में, हर चीज में क्या आ जाती है जी, तब्दीली आ जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। कंजम्पशन के बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेविंग। खर्चों के बाद अगर कुछ बच जाए तो उसे क्या किया जाता है? खर्चों के बाद अगर कुछ बच जाए तो उसे सेव किया जाता है, ठीक है जी। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ सेविंग ऑफ द कंट्री।
और सेविंग के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए होती है। देखें, अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी टू सेव। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं पैसे बचा लूं तो कल को मेरे काम जरूर आ जाएंगे, तो फिर तो मैं पैसे बचा लूंगा। लेकिन जब आवाम को ये नजर ही नहीं आ रहा है आपकी कि भाई आप अगर आज पैसे आप बचा लेंगे तो कल को आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे पैसे। अगर आप अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं, उनको आप गाइड नहीं करेंगे, उनको आप टीच नहीं करेंगे कि कैसे वो पैसों से जो है वो सेव करके फायदा उठा सकते हैं, तो फिर वो नहीं करेंगे सेव। तो एजुकेट करना भी गवर्नमेंट का काम होता है, अपॉर्चुनिटीज देना भी गवर्नमेंट का काम होता है, अवेयरनेस देना भी गवर्नमेंट का काम होता है। और फिर जाहिर है कि अब पैसे होने भी चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बचत करूं, पैसे ही नहीं है, तो इनकम होगी तो सेविंग होगी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो हम ये देखेंगे कि इनकम और सेविंग का क्या रिलेशन है, और इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके जरिए किसी भी मुल्क के अंदर सेविंग को बढ़ाया जा सकता है। सेविंग के बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक होता है, क्योंकि देखें, आप इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें उधार से, जो पाकिस्तान बार बार उधार ले रहा है, यू नो वेरी वेल, कि मुसलसल हम उधार ले रहे हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई बाहर मुल्क से आके करता है और अगर उसको लॉस हो जाता है तो हमें कुछ भी नहीं देना, वो खुदाफिज टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट से आकर अच्छा बिजनेस करता है, कमाता है, तो वो हमारे लोगों को रोजगार देगा, हमें टैक्स देगा, इस तरह भी हमें फायदा है। यानी इन्वेस्टमेंट में जीरो रिस्क और 100% प्रॉफिट। So the best way to boost up your country, to develop your country, to grow your country is to attract foreign direct investment in the country। बाहर से पैसा लेकर आए, लोगों को कहें उधार मत दो हमें, हमें उधार दो मत, खुद आओ, खुद पैसा लगाओ और काम करो, जगह ले लो हमारी, लोग ले लो हमारे, जिस तरह चाइना ने किया। चाइना ने बेसिकली यही किया। चाइना ने लोगों को बोला कि ठीक है जी, हमें बस आप हमारे बंदों को जॉब देते हैं, आ जाए, जमीन देते हैं आपको, जो फैसिलिटी चाहिए देते हैं आपको, प्रोटोकॉल देते हैं, आ जाए। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल जो है वो पॉलिटिशियंस को मिलता है, इनको मिलता ही नहीं। वेल, इन्वेस्टमेंट में हम पढ़ेंगे अगेन, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी जब आमदनी नहीं होगी, आमदनी फिर चाहिए हमें, हमें फिर पैसा चाहिए, पैसा होगा तो सेव होगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कुछ मिनिमम और कंपलसरी इन्वेस्टमेंट होती हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स उनको कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट इन यूटिलिटीज हमें करनी है, चाहे वो हमें उधार लेकर करनी पड़े दूसरे मुल्कों से, इसीलिए जो है ना हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है जी? मल्टीप्लायर कहते हैं किस कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो किस रेट से बढ़ रही है, एट विच रेट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग। आपके लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके प्रॉफिट में किस रेट पर प्रॉफिट दे रही है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ये होता है मल्टीप्लायर। इसके मुख्तलिफ इसमें न्यूमेरिकल भी होता है। अच्छा, न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में भी होता है, और वो पास पेपर्स में भी आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे ही हम आगे की लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी चीज। सो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर के नाम से ही जाहिर है जी, एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना। अब हमें क्या करना होता है, हमें इनकम की स्पीड बढ़ानी है, अपने मुल्क की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ानी है, उसके लिए हमें एक्सेलरेटर पढ़ना होता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से रिजल्ट करेगी हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा ट्रेड साइकिल क्या होता है? कारोबार का साइकिल कहते हैं उसको, ट्रेड साइकिल। ये वो चलाने वाली साइकिल नहीं होती। अब ये सब साइकिल होती है जी, ट्रेड साइकिल, अप्स एंड डाउन इन द बिजनेस। पूरे 12 महीने कारोबार एक जैसा नहीं चलता है जी, पूरे 12 महीने कारोबार एक जैसा नहीं चलता है, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कब जो है कारोबार अच्छा और कब कारोबार खराब चल रहा होता है, और किस तरह से इसमें वक्तन फवक्तन डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक, मॉनिटरी पॉलिसी, पैसे की पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट हम सेट करते हैं हमारे मुल्क का, जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है किस तरह से हम सेट करते हैं, और हमारे मुल्क में पैसा
छपता किस तरह है, सप्लाई किस तरह होता है। पैसा कभी भी किसी के पास नहीं रहता, आज मेरे पास है, कल आपके पास, एंड सो ऑन। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, कितने अरसे के लिए बनाई जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमारे मुल्क में 1.25 125 बेसिस पॉइंट्स के से बढ़ा दिया गया। तो ये जब टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह जब आपके न्यूज़ आप सुनेंगे और उसमें आप सुनेंगे कि पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो गई है, तो आपको बात समझ में आएगी। और इंशाल्लाह ये वाले मेरे लेक्चर्स, मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर्स देने के बाद एक आम स्टूडेंट को समझ में आ जाता है बात कि अब क्या होने वाला है और क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ाया है पिछले दिनों, और मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। ये रेट 6% पर चला गया था और इस वक्त पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहुंच गया है 11.25% के ऊपर। ये कैसे आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे KIBOR, काइबोर लिखेंगे गूगल पे, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आज का काइबोर आप निकालेंगे, इसको फुल फॉर्म होती है कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। बार बार आप सुन सकेंगे मेरी वीडियो में, कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज रिलेटेड विद टैक्सेस, टैक्सेस सिस्टम से रिलेटेड होती है जी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्स सिस्टम देखते हैं अपना कि किस पर कितना टैक्स लग रहा है और फिर वो पैसे इस्तेमाल कहाँ जाकर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अनदर टॉपिक, एक और टॉपिक कीन्स थ्योरी। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरी जंग अजीम के बाद सन 1935-36 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है जी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक थ्योरी दी थी कि भाई इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कि जिस मुल्क में डिमांड ज़्यादा होगी उस मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार नहीं होगा तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो सकता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स, इसमें ना जरा डिफरेंट थीम है माइक्रो के हिसाब से ना। जैसे नेशनल इनकम है, ये आपका एक सवाल कवर कर सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 पर जो कंजम्पशन है से, और 3 पे सेविंग और 4 पे इन्वेस्टमेंट, ये मिलाकर एक सवाल कवर कर सकता है। फिर मल्टीप्लायर कीन्स थ्योरी के साथ मिलाकर एक सवाल कवर कर सकता है। इस तरह से होता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह और लेक्चर्स में आप देखिए मजीद डिटेल्स की दी जाएगी। इसके बाद है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। सेक्शन सी इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये कितने नंबर का होता है जी? द आंसर इज 20 मार्क्स। कितने सवाल करने होते हैं? इसका जवाब है 2 सवाल इसमें आते हैं और एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें जो टॉपिक्स है हमारे पास, ये सारे इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? बेसिकली मुआशी निज़ाम को कहते हैं। जो एक मुल्क में पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है उसे कहते हैं जी इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 कैपिटलिज्म, नंबर 2 सोशलिज्म, नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, नंबर 4 इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, और नंबर 5 है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड solutions of an economy।
और एक और टॉपिक होता है उसके अंदर, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस। ये टॉपिक्स हैं जी सारे इसमें टोटल जो है ना, ठीक है जी। अच्छा, अब कैपिटलिज्म क्या होता है? व्हेन द होल इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर, इट इज कैपिटलिज्म। व्हेन द होल इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज सोशलिज्म। अब जिसमें 50-50 हो के थोड़ा प्राइवेट थोड़ा गवर्नमेंट, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। इस्लामी मुआशी निज़ाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिम इस पे अमल कोई ख़ास करती नहीं है। किसी भी मुल्क में इस्लामी मुआशी निज़ाम पूरी तरह से राइज नहीं है, नॉट इवन इन एनी इस्लामिक कंट्री, ठीक है जी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कुछ पूरी मईशत की कुछ मसाइल हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, आपको पता है इस्लामिक बैंकिंग एक नई बैंकिंग जो है आज से कई साल पहले इंट्रोड्यूस हुई। तो इस्लामी तरीके बताए गए, मिसाल के तौर पर किस्तों पर जो चीज़ें दी जाती हैं वो उसका इस्लामिक एक तरीका है, लीज जिसे कहा जाता है। और इसमें हम ये पढ़ते हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स अगर आप याद कर लें ये तीनों, तो मैं समझता हूँ इस साल ये ज़रूर हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, ठीक है जी। अब जो भी सवाल हो आप फिर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके जवाब आपको मिल जाएंगे।